स्टूडेंट्स, आई एम मोहसिन मुनव्वर, योर बायोलॉजी टीचर फॉर एमडी कैट सेशन। आज के इस लेक्चर में हम फुल लेंथ पेपर डिस्कस करेंगे जो कि हमारे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से रिलेटेड यूएचएस कंटेंट्स का हिस्सा होगा। तो फुल लेंथ पेपर की डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, जो हम अपने प्रीवियस सेशन में कंप्लीट जो हमने 18 लेक्चर और हर लेक्चर से रिलेटेड 2 टेस्ट जो है वो डिस्कस किए, यानी कि 36 टेस्ट जो है वो चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम एक कंप्लीट जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से यूएचएस कंटेंट्स है उसका कंप्लीट जो है वो एक लेक्चर एज आ यूएचएस सैंपल टेस्ट के तौर पर अगर हम इसको कंसीडर करें कि जो जिस तरह से हमें यूएचएस पैटर्न में 80 क्वेश्चंस आएंगे और कंप्लीट सिलेबस से उससे रिलेटेड एक टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हम अपना जो प्रिपरेशन है अकॉर्डिंग टू फुल लेंथ उसको भी मैनेज कर सके। तो टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अमंग फॉलोइंग विच सेलुलर ऑर्गेनेल कंटेन्स सर्कुलर डीएनए सिमिलर टू दोज फाउंड इन बैक्टीरिया? अल्फा राइबोसोम्स, बीटा लाइसोसोम्स, चार्ली माइटोकॉन्ड्रियन एंड डेल्टा न्यूक्लियस। तो देखिए, यूकैरियोटिक सेल में 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनके पास न्यूक्लियस होता है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है और न्यूक्लियस है। अब जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है उनके पास तो सर्कुलर डीएनए होता है सेम एज इन प्रोकैरियोट्स, बट न्यूक्लियर डीएनए इज लीनियर डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इसलिए हम न्यूक्लियस चूज नहीं कर सके, माइटोकॉन्ड्रियन को राइट ऑप्शन चूज करेंगे। जबकि राइबोसोम और लाइसोसोम ये दोनों सेल ऑर्गेनल तो हैं लेकिन डीएनए कंटेनिंग नहीं है, इसलिए ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, अल्फा क्लोरोप्लास्ट, बीटा न्यूक्लियस, चार्ली राइबोसोम एंड डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया। तो पावर हाउस ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और यहाँ पे एटीपी जनरेट की जाती है, तो एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में जब क्योंकि जनरेट की जा रही है केमिकल प्रोसेसेस के जरिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के जरिए, इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम दिया जाता है। जबकि क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनेल है और न्यूक्लियस जो है वो गवर्नर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि इससे तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि इसके पास जो जेनेटिक कोड है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, उस जीन से आरएनए बनाए जाते हैं और फिर प्रोटीन्स बनाई जाती है जो कि तमाम सेल के जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं उसको गवर्न करते हैं। जबकि जो राइबोसोम्स हैं दीज आर कंसिडर्ड एज फैक्ट्री फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो हमें पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया। राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा माइटोकॉन्ड्रिया। Question number 3. Lipids contain double amount of energy as compared to the same amount of carbohydrates due to presence of alpha low proportion of CH bond, beta high proportion of CH bond, Charlie high proportion of CO bonds and delta high proportion of oxygen। तो याद रखिए, लिपिड जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो एनर्जी मौजूद होती है दैट इज ड्यू टू द CH बॉन्ड। हम जानते हैं कि जो CH बॉन्ड है, CH के दरमियान ये वाला बॉन्ड जो है वो पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी कंसिडर किया जाता है और इस पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी की वजह से ही हम कंसिडर करते हैं जिस मॉलिक्यूल के पास CH बॉन्ड की तादाद ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी और जिसके पास इसकी तादाद कम होगी वो कम एनर्जी अटेन करेगा। लिपिड्स के पास डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट होने की वजूहात 2 हैं। एक तो वजह ये हो गई कि हाई नंबर ऑफ CH बॉन्ड एंड सेकंड इज लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंटेंट उसमें कम होते हैं और CH बॉन्ड ज्यादा होते हैं, जिस वजह से लिपिड्स के पास कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में डबल एनर्जी मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। डैश इज द मेजर टाइप ऑफ आरएनए इन द सेल, अल्फा टीआरएनए, बीटा राइबोसोमल आरएनए, चार्ली मैसेंजर आरएनए एंड डेल्टा एसएनआरएनए। तो हमें पूछा गया मेजर टाइप अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज। हमारी बुक में तीनों जो आरएनए हैं उनकी बात की गई, तो जो राइबोसोमल आरएनए है वो 80 to 90% होते हैं, जबकि हम कहते हैं जो मैसेंजर आरएनए है वो 3 to 4% होते हैं और ट्रांसफर आरएनए 10 to 20%। तो मेजर फॉर्म कौन सी हुई? राइबोसोमल आरएनए, बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। Question number 5. An activated enzyme consisting of polypeptide and a cofactor is known as alpha apoenzyme, beta holoenzyme, Charlie coenzyme and delta prosthetic group। अब देखिए, अगर एक एपोएंजाइम जो है, एपोएंजाइम को नाम दिया जाता है एक ऐसा इनएक्टिव एंजाइम जिसको कोफैक्टर चाहिए था और उसके पास नहीं है, और उसके साथ जब कोफैक्टर मिलता है तो उसको कंसीडर किया जाता है होलो
एंजाइम। अब ये जो कोफैक्टर है दैट इज मे बी अ कोएंजाइम, दैट इज मे बी अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, दैट इज मे बी एन एक्टिवेटर। तो कोफैक्टर जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब एपोएंजाइम जो है वो एक इनएक्टिव या इनकम्प्लीट एंजाइम है, और जो होलो एंजाइम है ये कंप्लीट एक्टिवेटेड एंजाइम कंसीडर किया जाता है। यहां पे ये याद रखिए, एपोएंजाइम और होलो एंजाइम क्लासिफाई कब किया जाएगा? ऐसे एंजाइम को जिनको कोफैक्टर रिक्वायर है और उनके पास हो या ना हो, उस बुनियाद पर हम करेंगे। कुछ एंजाइम ऐसे हैं जिनको कोफैक्टर नहीं चाहिए होता, यानी कि वो सोलली कंप्लीटली प्रोटीन कंटेंट के होते हैं, जिनके लिए कोफैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एपोएंजाइम और होलो एंजाइम की क्लासिफिकेशन में कैटेगराइज नहीं किया जाता। मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि अगर आप ये कहें कि एक पर्सन जो कि 2 पीस पहनता है, उसका टाई अगर लगाता है तो उसका कंप्लीट हो जाता है सूट, और अगर टाई नहीं लगाता तो इनकम्प्लीट होता है। अब टाई जो है अगर आप उसको कोफैक्टर कंसीडर करें तो इसका मतलब इनकम्प्लीट और कंप्लीट सूट हुआ। लेकिन अगर एक पर्सन ने शलवार कमीज पहनी है तो उसमें तो टाई की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो इसलिए हम उसको कंप्लीट या इनकम्प्लीट सूट ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टाई नहीं कह सकते। यहां पे भी उसी सूरत में एपोएंजाइम को एपोएंजाइम या होलो एंजाइम किस वक्त कहेंगे? ऐसे एंजाइम जिनको कोफैक्टर चाहिए था और उनके पास नहीं था, यानी कि जिनको चाहिए ही नहीं, उनको हम इस बेस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो ये बात जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 6। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट्स एंड एनिमल इज इट्स अल्फा सॉल्वेंट नेचर, बीटा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चार्ली हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड डेल्टा लुब्रिकेंट नेचर। तो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर विच प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग इफेक्ट का लफ्ज जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज ड्यू टू द वेपराइजेशन। अब कूलिंग इफेक्ट का मतलब है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन जो है वो इन केस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसिफिक वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। प्लांट्स के केस में हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन होती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ वेपर रिमूवल होती है, और एनिमल्स के केस में परस्पायरेशन जो कि स्वेटिंग का प्रोसेस है इन केस ऑफ ह्यूमन। ये दोनों प्रोसेस जो है वो कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं। सो राइट ऑप्शन विल बी द चार्ली हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। Question number 7. DNA polymerase 3 adds nucleotides to DNA strand. Replication always proceeds in alpha 3 prime to 5 prime direction. No. DNA polymerase 3 की जो एक्टिविटी है वो 5 prime to 3 prime direction है, वो ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड हमेशा ऐड किस पे होंगे? जो न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड है। फॉर एग्जांपल एक डीएनए का मॉलिक्यूल का एक स्ट्रैंड हमारे पास ये मौजूद है जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है। अब इसमें प्राइमर अटैच हुआ इस पोजीशन पे जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और इसके साथ फर्दर न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होंगे वो किसकी वजह से होंगे? दैट विल बी ड्यू टू डीएनए पॉलीमरेज। अब यहां पे हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ये प्रोसीड किस तरफ करता है, तो ये हमेशा किस तरफ को कर रहा है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसके ऊपर ये प्रोसेस हो रहा है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड है, और उसके ऊपर जो न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है। तो इसलिए हमें याद रखना है डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी एक्चुअली न्यूली ग्रोइंग स्ट्रैंड पे होती है, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है, और प्रोसीड करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। सो राइट ऑप्शन विल बी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बीटा। क्वेश्चन नंबर 8. A complete turn of double helix of DNA comprises of alpha 34 nanometer, beta 3.4 angstrom, charlie 3.4 millimeter and delta 34 माइक्रोमीटर। तो कंप्लीट हेलिक्स जो है वो एक्चुअली किस पर कंप्राइज कर रहा होता है? दैट इज इन टर्म ऑफ 34 नैनोमीटर, जो कि हम कह सकते हैं 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम जो है वो इक्विवेलेंट होता है 10⁻⁻10 मीटर के, या हम कह सकते हैं दैट इज 0.1 नैनोमीटर की। तो इसका मतलब 3.4 नैनोमीटर कहेंगे या 34 एंगस्ट्रॉम का लफ्ज कहेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। Question number 9. The phase in which the cell is getting prepared for mitosis is alpha S phase. S phase तो synthesis है, इसमें डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम या डबलिंग ऑफ डीएनए जो है वो की जाती है। G1 phase that is for preparation. अब प्रिपरेशन किस लिए होती है? सिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। जैसे ही माइटोसिस से फौरन सेल जो है वो सेल साइकिल में आता है, उसके इंटरफेज में आता है, तो G1 फेज उसमें प्रिपेयर करता है।
चार्ली जी नॉट फेज। अब जी नॉट फेज जो है वो एक्चुअली रेस्टिंग फेज कंसिडर किया जाता है, जिसमें सेल जो है वो माइटोसिस में नहीं जाता या डिवीजन के प्रोसेस के लिए प्रिपेयर नहीं होता। एंड डेल्टा G2 फेज, ऐसा G2 फेज, अब देखिए हमेशा एक सेल जो है, मैं अगर इस सेल साइकिल को ड्रॉ करूं तो एक सेल मौजूद था, ये सेल है, और इस सेल की M फेज की वजह से 2 सेल जो है वो उसकी फॉर्मेशन हुई। अब ये 2 सेल बन गए। फॉर एग्जांपल ये सेल जो है इसको हम कहें पेरेंटल सेल था, और इससे बने डॉटर सेल। अब जो डॉटर सेल्स बने इनमें से एक सेल जो है वो या तो G1 फेज में आ जाएगा या G0 फेज में चला जाएगा। अगर G0 फेज में चला गया तो इसका मतलब इंटरफेस नहीं आएगा, ये डिवीजन का फेज कहलाएगा M फेज। और जब G1 फेज में आया तो उसकी वजह से सेल ने अपने आप को प्रिपेयर किया। प्रिपेयर किस जरूरत में किया कि इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर एक्युमुलेट किए ताकि वो सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कर सके। अब यहां पे दूसरा फेज चलेगा जिसको नाम दिया जाएगा S फेज, सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए को डबल किया जाएगा। जो वहां पे डीएनए की तादाद हाफ हो गई थी उसको यहां पे दोबारा से कंप्लीट किया जाएगा। और S फेज के बाद सेल चलेगा G2 फेज की तरफ। G2 फेज जो है वो एक्चुअली माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए कहा गया इज गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर माइटोसिस। यहां पे भी प्रिपरेशन हो रही थी, ग्रोथ यहां पे भी थी, यहां पे भी थी, लेकिन माइटोसिस के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कहां पे हुआ है? G2 फेज में। और हम ये जानते हैं कि ये पूरा प्रोसेस जो है इन केस ऑफ ह्यूमन सेल अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स में होता है, जिसमें से M फेज 30 मिनट कंसिडर किया जाता है। इसके साथ साथ जो बाकी स्ट्रक्चर है G1 फेज जो है वो कंसिडर किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 9 आवर्स के लिए, और जो S फेज है वो 10 आवर्स के लिए, और जो G2 फेज है वो 4.5 आवर्स के लिए कंसिडर किया जाता है। जबकि जो G नोड है ये वेरिएबल होता है, कुछ सेल इसमें फ्यू सेकंड के लिए रहते हैं और कुछ फॉर होल लाइफ रह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नर्व सेल जो है मैच्योर हो जाए उसके बाद डिवाइड नहीं करते, आई सेल जो है मैच्योर हो जाए तो डिवाइड नहीं करते, तो वो वेरिएबल टाइम पीरियड के लिए उसमें रहते हैं। क्वेश्चन में हमें G2 फेज को चूज करना है। वाई? बिकॉज ऑफ द वर्ड prepared for mitosis, that is actually a keyword. Question number 10. In retroviruses, reverse transcriptase is used to make DNA copies of alpha host RNA, beta host DNA, Charlie viral DNA and delta viral RNA. तो DNA तो हो नहीं सकता क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का काम क्या है? RNA को DNA बनाना। तो आरएनए से डीएनए बनेगा, वो या तो होस्ट आरएनए हो सकता है या वायरल आरएनए हो सकता है। तो एक्चुअली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वायरल एंजाइम होता है और वायरल आरएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करता है ताकि इंटीग्रेज की मदद से वायरल डीएनए होस्ट डीएनए में इंटीग्रेशन कर सके। तो एक्चुअली वायरल आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कराएगा। क्वेश्चन नंबर 11. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी? हमें चूज क्या करना है? नॉन सेलुलर, यानी कि जितने भी ऑप्शन सेलुलर है उनको एक्सक्लूड करना है। जैसे अल्फा देखिए माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, सेल होता है। इस तरह से एस्क्रीशिया कोलाई ये भी एक सेल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है। चार्ली हर्प्स वायरस, जो हर्पिस वायरस है ये वायरसेस है और वायरसेस को हम लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे कंसिडर करते हैं, इसलिए ये नॉन लिविंग या नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी कंसिडर की जाएगी। जबकि डेल्टा में डिप्लोकोकस ये भी एक बैक्टीरिया का नेम है, तो इसका मतलब जितने भी बैक्टीरिया के नेम है वो सेलुलर है और जो वायरस है वो नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटी कंसिडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12. कैल्विन साइकिल अकर्स इन अल्फा ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब कैल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट को, सनलाइट को इस्तेमाल नहीं करता बल्कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन को इस्तेमाल करता है। कैल्विन साइकिल ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट में नहीं, ग्रेना पे तो लाइट रिएक्शन होता है क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। बीटा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दैट इज द राइट ऑप्शन। स्ट्रोमा जो है वो एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि कैल्विन साइकिल के लिए रिक्वायर्ड है। कैल्विन साइकिल को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, C3 पाथवे भी कहते हैं, और मेल्विन कैल्विन की डिस्कवरी की वजह से इसको कैल्विन साइकिल का नाम भी दिया जाता है। इसी को हम सिट्रिक एसिड साइकिल का नाम भी देते हैं। क्लोरोफिल एज सच नहीं होता और डेल्टा रूट ऑफ प्लांट्स ये भी हम नहीं कह सकते, रूट्स में नहीं होगा, सनलाइट जहां पे पड़ रही है लीव्स पे पर्टिकुलरली ये प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 13.
एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट्स सक्सिनेट इनटू अल्फा मैलेट, बीटा मेलोनिक एसिड, चार्ली सिट्रेट एंड डेल्टा फ्यूमरेट। तो सक्सिनेट जो है वो 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है। जब हम पढ़ते हैं क्रब साइकिल तो उसमें हम बात करते हैं कि सक्सिनेट से फ्यूमरेट में कन्वर्ट किया जाएगा, और इस रिएक्शन का जो एंजाइम है वहां पे तो नहीं दिया गया, लेकिन जब हम एंजाइम का चैप्टर पढ़ते हैं इनहिबिटर्स में, कंपैटिटिव इनहिबिटर्स की जो एग्जांपल दी गई उसमें यह बात मेंशन की गई कि सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एंजाइम या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 14, फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल ए इज अल्फा CH3, बीटा CHO, चार्ली COOH एंड डेल्टा OH। अब देखिए क्लोरोफिल ए और बी का दोनों का स्ट्रक्चर जो है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। डिफरेंस कहां पे आता है? फंक्शनल ग्रुप पे क्लोरोफिल ए के पास CH3 मौजूद होता है और क्लोरोफिल बी के पास CHO होता है। इसी वजह से दोनों का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे क्लोरोफिल ए के फॉर्मूला देखें तो दैट इज C55H72O5N4Mg। अब देखिए अगर हम दोनों में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चेंज होते हैं। जो क्लोरोफिल बी होता है इसके पास, या क्योंकि इसके पास CH3 था और क्लोरोफिल बी के पास CHO है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन कम हो गए हैं और 1 ऑक्सीजन बढ़ गया है, जिस वजह से इसका फॉर्मूला आ जाएगा C55H70O6N4Mg। तो हम याद रखना हमारे लिए आसान हो गया कि हाइड्रोजन का नंबर और ऑक्सीजन का नंबर चेंज करके क्लोरोफिल ए और बी का फॉर्मूला जो है वो बन सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं क्लोरोफिल ए के पास CH3 फंक्शनल ग्रुप होता है और क्लोरोफिल बी के पास CHO फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, ज़ीरोफाइट्स हैव स्मॉल थिक लीव्स टू अल्फा हेल्प देम फ्लोट ऑन वाटर। ज़ीरोफाइट तो सहरा में होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स हैं, ये वाटर पे नहीं होंगे, वो हाइड्रोफाइट्स के केस में होता है, इसलिए ये गलत बात है। बीटा हेल्प्स देम सर्वाइव इन साल्टी एनवायरनमेंट। साल्टी एनवायरनमेंट में हेलोफाइट्स होते हैं, ज़ीरोफाइट नहीं होते, वो साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स के लिए कहा जाता है, इसलिए ये भी गलत है। चार्ली लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग देयर सरफेस एरिया। स्मॉल थिक लीव होना, सरफेस एरिया रिड्यूस किया जा रहा है ताकि ट्रांसपिरेशन मिनिमम हो। क्यों ट्रांसपिरेशन मिनिमम हो? क्योंकि ज़ीरोफाइट जहां पे मौजूद है लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है। अगर वो वाटर लॉस करना शुरू कर देंगे ट्रांसपिरेशन के जरिए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो वाटर कंजर्व करते हैं और उसके लिए उनकी अडॉप्टेशन है। उसमें एक वो अपना लीव्स को थिक कर देते हैं, बाजुकात लीव्स मॉडिफाई कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ थॉर्न्स। इसके साथ साथ इनमें संकन स्टोमा बनते हैं, हाईली थिक क्यूटिकल फॉर्मेशन होती है, और इसके अलावा मुख्तलिफ जो है वो फोटोसिंथेटिक अपना स्टेम जो है वो कर देते हैं जिसमें वाटर को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्तलिफ अडॉप्टेशन करते हैं जिसके जरिए ज़ीरोफाइट अपने आप को मैनेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टोटल ट्रांसपिरेशन विच टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा इज अल्फा 10 to 20%, बीटा 20 to 40%, चार्ली 50 to 60 एंड डेल्टा 80 to 90। तो ये डायरेक्ट न्यूमेरिक क्वेश्चन है। हमारी बुक में ट्रांसपिरेशन की जो 3 टाइप्स हैं वो दी गई। तो सबसे ज्यादा जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होती है, उसके बाद क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है और लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। तो हमें यहाँ पे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का पूछा गया है। सो 80 to 90% दैट इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। Question number 17, a person got an infection, he became ill, but then he survived. What do you think which type of immunity he would have developed? एक पर्सन जो है वो बीमार होता है और कुछ देर बाद ठीक हो जाता है। उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का ये नहीं बताया गया कि उसको मेडिकेशन की गई है या उसको कोई प्रोसेस किया गया, वो बीमार हुआ और ठीक हो गया और सर्वाइव कर गया। अब देखिए ये होती क्या है, अल्फा नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक्चुअली अगर आप किसी बॉडी को ना तो कोई एंटीजन दे रहे हैं वैक्सीन की सूरत में, ना कोई एंटीबॉडीज दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक नेचुरल टाइप है। और नेचुरल टाइप होने के साथ साथ ये एक्टिवली इंड्यूस्ड है, यानी कि बॉडी जो है वो फर्दर उसकी वजह से जब एक दफा नेचुरली आपकी बॉडी में इम्यूनिटी आ जाती है तो वो एक्टिव होती है। मतलब आपकी बॉडी के सेल्स ने खुद से ही रिकॉग्नाइज किया उस एंटीजन को और खुद ब खुद उनके लिए एंटीजन जो है उनको किल करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दी, और मेमोरी सेल्स ने मेमोरी बना ली कि आइंदा अगर इस तरह के एंटीजन आएंगे तो उसको कैसे किल करना है। तो ये नेचुरली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी कंसीडर की जाएगी। बीटा में देखिए आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस कैसे किया जाता है? आप वैक्सीन दे दें जिसमें वीकन और हाफ किल्ड एंटीजन हो। अब वो एंटीजन जो है जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो बॉडी के सेल्स को इलिसिट करते हैं कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें, इसलिए वो आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और चार्ली में एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव ये जनरल टर्म है, हमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों को स्पेसिफाई करना जरूरी है, इसलिए सुटेबल ऑप्शन क्या होगी? अल्फा।
क्वेश्चन नंबर 18, द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज अल्फा लेफ्ट एट्रियम, बीटा राइट एट्रियम, चार्ली राइट वेंट्रिकल एंड डेल्टा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारे ब्लड जो है हमारी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को सप्लाई करता है, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, उससे मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होता है, इसीलिए वो पार्ट जो है वो राइट साइड से थिकर होता है, इसलिए हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इज थिकेस्ट चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर फैटी मील द फैट ग्लोब्यूल्स में मेक अप अल्फा 1% ऑफ द लिम्फ, बीटा 2%, चार्ली 3% एंड डेल्टा 4%। तो एक्चुअली ये बात हम अपना जब लिम्फेटिक सिस्टम की बात पढ़ते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि जब हम हैवी मील या फैटी मील लेते हैं तो उसकी वजह से लैक्टियल्स में फैट्स की जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स है वो अब्सॉर्ब होना शुरू होते हैं, जिस वजह से हमारे लिम्फ की कंपोजिशन में 1% अप्रोक्सीमेटली फैट्स जो है वो मौजूद होती है। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग द डायग्राम बिलो आइडेंटिफाई द पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन विच वेरिएबल अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट। अब देखिए जो डायग्राम बनाई गई उसके अंदर हैवी चेन और लाइट चेन जो है वो शो की गई। ये एक हैवी चेन है, ये दूसरी हैवी चेन है, और इन हैवी चेन्स के साथ ही लोअर साइड पर लाइट चेन जो है उनको शो किया गया। पहला पॉइंट तो ये हैवी और लाइट चेन। दूसरे पॉइंट में क्या कहा गया कि इस पॉइंट को जो अपर पार्ट है उसको लेबल किया गया है विद 1 and 3, इस तरफ भी इसको 1 और 3 लेबल किया गया, जबकि जो लोअर पार्ट्स हैं ये हिस्सा और इसी तरह से इसमें भी ये हिस्सा जो है इसको लेबल किया गया है एज अ 2 and 4। तो हम जानते हैं कि जो वेरिएबल पार्ट है वो टर्मिनल पार्ट्स होता है जिसके साथ एंटीजन बाइंड करते हैं, तो इसलिए 1 and 3 ये दोनों वेरिएबल पार्ट होंगे, और जो 2 and 4 है दैट विल बी द कांस्टेंट रीजन, इनको हम सी रीजन भी कहते हैं। अब वेरिएबल पार्ट जो है वो हर एक एंटीबॉडी दूसरे से डिफर हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट रीजन दैट विल बी सेम अमंग वन ग्रुप ऑफ द एंटीबॉडी। हमारे पास 6 क्लासेस होती है एंटीबॉडीज की, तो इसका मतलब कांस्टेंट जो है दैट विल बी कांस्टेंट अमंग होल क्लास ऑफ एंटीबॉडी। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं कि IgM एक क्लास है, उसके अंदर कांस्टेंट रीजन जो है वो तमाम इंडिविजुअल में, तमाम एंटीबॉडीज में IgM में कांस्टेंट रीजन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन IgM का कांस्टेंट रीजन जो है वो IgE के कांस्टेंट रीजन से डिफर होगा। तो इसका मतलब हमें अगर कहा जाए वेरिएबल रीजन अमंग द क्लास कौन सा होता है, तो इसका मतलब एक क्लास से दूसरी क्लास में कांस्टेंट रीजन चेंज हो जाता है, लेकिन वेरिएबल रीजन विद इन द क्लास भी चेंज होता रहता है। तो इसका मतलब हमें ये याद रखना है वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन के रेफरेंस से। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमंस इज अल्फा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो है वो नॉर्मली बर्ड्स के केस में होता है जिनको लीस्ट सप्लाई ऑफ वाटर हो रही होती है। बीटा अमोनिया, अमोनिया ऐसे इंडिविजुअल को होता है जो कि वाटर कंटेंट्स में या अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर जिनको ज्यादा होती है वहां पे रह रहे होते हैं, इस वजह से अमोनिया वहां पे कंसीडर किया जाता है। और डेल्टा अमोनियम, अमोनियम एज सच नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो एनिमल्स के केस में नहीं होता। और चार्ली यूरिया, ह्यूमन जो है वो यूरियोटैलिक कंसीडर किए जाते हैं क्योंकि ये यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट करते हैं। इनमें अमोनिया की फॉर्मेशन होती है, लेकिन यूरिया साइकिल के जरिए अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है। अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, यूरिया लेसर टॉक्सिक होता है, और यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, इसीलिए इनको रिलीज करने के लिए डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी रिक्वायर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 22, दोज नेफ्रॉन विच आर प्रेजेंट अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एंड मेडुल्ला आर कॉल्ड अल्फा आउटर नेफ्रॉन, बीटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में होते हैं, इनको आउटर नेफ्रॉन भी कहा जाता है। चार्ली इंटरनल नेफ्रॉन्स, इंटरनल नेफ्रॉन जो है वो मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन अगर जंक्शन पे हो कॉर्टेक्स और मेडुल्ला के तो उसको हम नाम देते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इन्वॉल्व्स अल्फा थैलेमस, बीटा पायरोजेंस, चार्ली थायरॉक्सिन एंड डेल्टा मसल्स। तो थर्मोजेनेसिस जो है वो दो तरह से हो सकती है, जिसको शिवरिंग कह सकते हैं,
जो कि कांपने की वजह से होती है, जिसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पर हमें सर्दी के दिनों में अगर छोटे बच्चे जो है वो आपने अक्सर देखा होगा, नहाने के बाद उनके दांत जो है वो एक दूसरे के साथ बज रहे होते हैं और वो शिवरिंग कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली शिवरिंग मसल्स जो है वो करें तो उसकी वजह से हम कहते हैं। और दूसरे नंबर पे होता है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बाज़ औक़ात आप जो है वो किसी परेशानी की वजह से या किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी जो है वो आप स्ट्रेस की वजह से आपको पसीना आना शुरू होता है, वो क्या है, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। बॉडी में हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो गई तो वो थायरॉक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि अगर शिवरिंग से हो, मसल्स की एक्टिविटी की वजह से हो, जैसे आप भागने की वजह से जो है वो भी देखें तो उसमें मसल इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और अगर आपकी बॉडी जो है वो शिवरिंग के बगैर हीट प्रोड्यूस करे तो उसे हम नाम देते हैं नॉन शिवरिंग, जो कि हार्मोनल होती है। जबकि थैलेमस जो है वो एज सच ये काम नहीं करता, हाइपोथैलेमस का काम जरूर है जो कि बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करे। और बीटा में पायरोजेंस जो है वो हमें फीवर काज करने के लिए पर्टिकुलर बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन या केमिकल्स हो सकते हैं, जो कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते। Question number 24. The length of myofibril from one Z line to the next is described as alpha sarcolemma. Sarcolemma outer membrane of the या cell membrane of muscle cell होती है, इसको नहीं कहा जाता। बीटा सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म फ्लूइड जिसको हम साइटोप्लाज्म ऑफ द मसल सेल कहें वो सार्कोप्लाज्म होता है। चार्ली मसल फाइबर एक मसल सेल को कहते हैं। और डेल्टा सार्कोमेर दैट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल, जो कि 2 सक्सेसिव जी लाइंस के दरमियान होता है और उसमें एक ए बैंड और दोनों साइडों से हाफ आई बैंड जो है उसको कंसीडर किया जाता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25. विजिबल लाइट इज पोलराइज्ड बाय अल्फा एम लाइन। एम लाइन जो है वो मिडल लाइन के लिए कहा जाता है। बीटा आई बैंड ऑफ सार्कोमेर, आई बैंड जो है आइसोट्रोपिक बैंड के लिए कहा जाता है, जो कि नॉन विजिबल होता है। चार्ली एच बैंड हेले जोन के लिए कहा जाता है, जो कि ब्राइटर जोन होता है। और डेल्टा ए बैंड ऑफ सार्कोमेर, ए बैंड एन आइसोट्रोपिक के लिए कहा जाता है, जो कि लाइट को पोलराइज करता है। इसलिए हम कहते हैं विजिबल लाइट इज पोलराइज्ड बाय ए बैंड ऑफ सार्कोमेर। व्हाई? बिकॉज एन आइसोट्रोपिक वर्ड। Question number 26. The single fiber which carries impulse towards cell body is called alpha dendrite. Dendrite actually collection of dendron होता है, तो हमने तो सिंगल फाइबर का लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका मतलब डेंड्राइट नहीं हो सकता। बीटा एक्सॉन, एक्सॉन सिंगल होता है लेकिन दैट कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, इसलिए ये भी राइट ऑप्शन नहीं है। चार्ली सेल बॉडी से टूवर्ड्स या अवे जो है वो दोनों तरफ जा सकती है। और डेल्टा डेंड्रॉन, ये वो फाइबर है, सिंगल फाइबर को हम नाम देते हैं डेंड्रॉन, कलेक्शन को नाम देते हैं डेंड्राइट, और होल जो डेंड्राइट है उनको नाम देते हैं डेंड्राइट्स। मैं ये एक डायग्राम में अगर शो करूं, यहां पे देखिए हमारे पास ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये एक एक्सॉन का स्ट्रक्चर है। इस पे यहां पे जो एक मौजूद होगी उसको नाम देंगे डेंड्रॉन। इस जगह पर जो गुच्छा बनेगा डेंड्रॉन का, उनको नाम दीजिएगा डेंड्राइट। एक डेंड्राइट यहां बने, एक डेंड्राइट यहां बने, एक डेंड्राइट यहां बने और यहां, इन सबको मिला के क्या कहा जाएगा? डेंड्राइट्स। तो मैं अगर लेबल करूं, ये डेंड्रॉन है, ये सारी जो मिलके कहलाएंगी डेंड्राइट, और इन सब की कलेक्शन जो है वो कहलाएगी डेंड्राइट्स। तो तीनों वर्ड जो है यहां पे हमें सिंगल फाइबर का कहा गया, इसलिए डेंड्रॉन। डेंड्रॉन किन के सेल्स के पास या कौन सी न्यूरॉन के पास सिर्फ डेंड्रॉन होते हैं? तो दीज आर एक्चुअली सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के केस में हम कहते हैं ओनली डेंड्रॉन्स आर प्रेजेंट, जबकि जो मोटर और एसोसिएटेड न्यूरॉन है उनमें डेंड्राइट और डेंड्राइट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27. पिक अप द हार्मोन विच आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर। तो हार्मोन जो है वो प्रोटीन इन नेचर भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, और स्टेरॉइड इन नेचर। 4 तरह की नेचर के अकॉर्डिंग हार्मोन हो सकते हैं। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन ये एक्चुअली पॉलीपेप्टाइड इन नेचर है। और चार्ली में थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन ये जो है अमाइनो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स कंसीडर किए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल, इसके साथ साथ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये वो हार्मोन है जो कि स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। तो हमें चारों की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोमोटर ऑफ लीफ सेनेसेंस? अल्फा ऑक्सिन, बीटा जिब्रेलिन, चार्ली एब्सिसिक एसिड एंड डेल्टा साइटोकाइनिन। तो जो
प्रोमोटर ऑफ लीफ सेनेसेंस है वो एब्सिसिक एसिड है। बाकी सारे लीफ सेनेसेंस को यानी कि लीफ की एजिंग को, लीफ के गिरने के प्रोसेस को रोकने के लिए ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन काम करते हैं। लेकिन एब्सिसिक एसिड, एब्सिशन से वर्ड है जिसका मतलब है टू कट ऑफ, पत्तों का झड़ जाना जो है वो इस एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है, यानी कि ये लीफ सेनेसेंस का काम करते हैं। तो ये प्रोमोटर कंसीडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, एवरेज स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स इज डैश मीटर पर सेकेंड, 1 to 2, बीटा 10 to 20, चार्ली 100 to 120 एंड डेल्टा 1000 to 2000। तो नॉर्मल स्पीड ऑफ नर्व इंपल्स जो है वो 100 मीटर पर सेकंड कंसीडर की जाती है और ये मैक्सिमम 120 हो सकती है। तो इसका मतलब एवरेज हम कंसीडर करते हैं 100 to 120 मीटर्स पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओव्यूलेशन फ्रॉम द फॉलिकल इनटू ओविडक्ट, अल्फा प्रोजेस्टेरोन, बीटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, चार्ली एस्ट्रोजन एंड डेल्टा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो ओव्यूलेशन या कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कंसीडर किया जाएगा, या LH उसको जो है वो कहा जाता है। इसी हार्मोन को मेल के केस में ICSH का नाम दिया जाता है जो कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि फीमेल में इनको LH कहते हैं जो कि ओव्यूलेशन करता है और रप्चर्ड फॉलिकल जो है उसको कार्पस ल्यूटियम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। Question number 31. These cells are differentiated into mature sperms. Alpha spermatogonia. Spermatogonia तो germ-line cells में होते हैं जिनसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना होते हैं जो कि डिफरेंशिएशन से बनेंगे। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 के जरिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं और मियोसिस 2 के जरिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनेंगे स्पर्मेटिड्स। अब जो स्पर्मेटिड्स हैं ये डिफरेंशिएट होंगे तो उसकी वजह से मैच्योर स्पर्म की प्रोडक्शन होगी। तो इसका मतलब पूरी स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान 2 दफा डिफरेंशिएशन हुई, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते वक्त और सेकेंड स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते वक्त, जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फॉर्म एंड फंक्शन जो है स्पर्म का वो चेंज हो जाता है और स्पर्म मैच्योर हो जाता है। Question number 32. The first cell produced by the repeated cell division of germinal epithelium of testes are alpha spermatids, beta interstitial cell, चार्ली secondary spermatocytes and delta spermatogonia। तो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स की माइटोसिस की वजह से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया के डिफरेंशिएशन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। अब स्पर्मेटोगोनिया हमेशा माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। जैसे उनकी डिफरेंशिएशन हुई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, नाउ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 1 टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, देन मियोसिस 2 टू फॉर्म अ स्पर्मेटिड, नाउ दैट स्पर्मेटिड विल रिस्पांसिबल टू डिफरेंशिएट टू फॉर्म द स्पर्म। ये इनकी तरतीब है। लेकिन इंटरस्टिशियल सेल जो है, दीज आर द सेल प्रेजेंट बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हमारी बुक में 2 किस्म के जो सेल्स हैं उनका नाम दिया गया जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया और उससे लीनियज चलती है, लेकिन अगर विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखें तो अनदर काइंड ऑफ सेल होते हैं जिनको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोब्लास्ट सेल या नर्सिंग सेल और लीडिंग सेल, जो कि लार्जर सेल्स होते हैं जो नरिश करते हैं विद इन द स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, उसमें मौजूद होंगे, और जो बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे उनको नाम दिया जाएगा इंटरस्टिशियल सेल्स। ये इंटरस्टिशियल सेल जो है वो एक्चुअली बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो यहां पे राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट सेल जो प्रोड्यूस होगा रिपीटेड डिवीजन की वजह से, दैट विल बी कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। क्वेश्चन नंबर 33, इट इज कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स, अल्फा कंटिन्यूअस वेरिएशन, बीटा डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, चार्ली लिंकेज एंड डेल्टा क्रॉसिंग ओवर। तो जो फ्यू जीन्स से कंट्रोल करे वो डिसकंटिन्यूअस होती है और जो फ्यू टू मैनी जीन्स और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस्ड हो उसको हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन। यहां पे राइट ऑप्शन अल्फा होगा। Question number 34. Permanent heritable change in genetic information DNA is called alpha transgenic. ट्रांसजेनिक जो है उसमें तो हम 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डीएनए को कंबाइन करते हैं और उससे इंडिविजुअल बनाते हैं। बीटा ब्रीडिंग, ब्रीडिंग में जो है वो एज सच हेरिटेबल चेंज नहीं आती। चार्ली सिलेक्शन और डेल्टा म्यूटेशन। परमानेंट हेरिटेबल चेंज जो आएगी डीएनए के केस में वो म्यूटेशन कहलाएगी, क्योंकि म्यूटेशन चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो सकती है जो कि हेरिटेबल होगी अगर जर्म लाइन सेल्स में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, जीन्स दैट डोंट सेटल पीसफुली ऑन देयर लोसाई आर कॉल्ड अल्फा लिंक्ड जीन्स, बीटा जंपिंग जीन्स। अब देखिए डोंट सेटल यानी कि जो
मूव करते रहे एक लोकेशन से दूसरे की तरफ, उनको नाम दिया जाता है जंपिंग जीन्स। और इन्हीं के लिए हमारी बुक की ग्लॉसरी में वर्ड इस्तेमाल किया गया ट्रांसपोजोन एलिमेंट्स। तो जंपिंग जीन्स को ट्रांसपोजोन भी कहा जा सकता है। चार्ली ऑप्शन देखिए, रेस्टलेस जीन्स और डेल्टा नोमैडिक जीन्स, तो ये दोनों टर्म जो है वो एज सच नहीं कही जाती। क्वेश्चन नंबर 36, जेनेटिक ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू अल्फा इन्फिनिट साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो इन्फिनिट साइज ऑफ पॉपुलेशन तो हार्डी-वेनबर्ग लॉ पे अप्लाई होता है, उसमें जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होती। बीटा स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज द राइट ऑप्शन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो स्मॉल साइज पॉपुलेशन पे होगी, और अब्रप्ट चेंज जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है, सडन चेंज जब आ जाए तो उसको नाम दिया जाता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। चार्ली नेचुरल सिलेक्शन और डेल्टा माइग्रेशन, तो ये दोनों भी प्रोसेस अप्लाई नहीं होते। Question number 37, the prokaryote possess small ribosome of size alpha 40s, beta 70s, Charlie 65s and delta 60s। तो प्रोकैरियोट के केस में हम कहते हैं जो 50s प्लस 30s, 50s का लार्जर सब यूनिट होता है प्लस 30s का स्मॉलर सब यूनिट होता है, और दोनों के मिलने से 70s बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये प्रोकैरियोट के केस में ये प्रोसेस होता है, जबकि यूकैरियोट में 60s प्लस 40s मिलके तो 80s का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनकी भी ज्वाइनिंग के लिए मैग्नीशियम आयन रिक्वायर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 38, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रोवाइडेड बाय अल्फा प्रोटीन्स, बीटा कोलेस्ट्रॉल, चार्ली फॉस्फोलिपिड्स एंड डेल्टा साइटोस्केलेटन। तो जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की वजह से बनता है, और उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं एज अ पर्टिकुलर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइडिटी जो है वो फ्लूइड का किसको कंसीडर किया जाता है, कंटिन्यूअस लिपिड बाइलेयर, और उसको डिसकंटिन्यूअस किया जाता है बाय एम्बेडिंग ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो इस वजह से हम कहेंगे जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो फॉस्फोलिपिड की वजह से बनता है। क्वेश्चन नंबर 39, द ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व्ड इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स इन द लिवर सेल्स इज अल्फा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इनका ये काम नहीं है। बीटा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये लिपिड मेटाबॉलिज्म और उसके साथ साथ ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन का काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो फंक्शन है। चार्ली गोल्जी ऑपरेटस सेल सेक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाते हैं। और डेल्टा लाइसोसोम जो है वो फेगोसाइटोसिस, जिसमें ऑटोफेजी और जो ऑटोफेगोसोम है उसकी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 39 में राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 40, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप इज कंटिन्यूअस विद द अल्फा गोल्जी ऑपरेटस, बीटा लाइसोजाइम, चार्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड डेल्टा पेरोक्सिसोम। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कंटिन्यूअस होती है किसके साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। देखिए फॉर एग्जांपल हम ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं सेल का, इस सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो डिफरेंट जगहों से पोर्स की सूरत में, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर इस तरह से शो करूं तो इसमें ये स्ट्रक्चर यू होता है, जिसकी वजह से दरमियान में क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं। और जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियर एनवेलप की, उसके साथ कंटिन्यूअस होता है क्या स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये अटैच होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के साथ एज सच नहीं होते। इस वजह से हम कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप इज एट प्लेसेस कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 41, द अमाइनो एसिड विद H एज R ग्रुप इज अल्फा एलानिन, बीटा ग्लाइसिन, चार्ली ल्यूसिन एंड डेल्टा वेलिन। हम जानते हैं अप्रोक्सीमेटली 170 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसमें से 25 कॉमनली मौजूद होते हैं प्रोटीन में और 20 मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन द प्रोटीन। जिसमें से जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है उसमें हम कहते हैं R ग्रुप। जैसे ये अल्फा कार्बन था, उसके साथ एक साइड पर मौजूद होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी साइड पर होता है अमाइनो ग्रुप और तीसरा इसके साथ मौजूद होता है हाइड्रोजन। जबकि जो चौथा स्ट्रक्चर है इसके साथ वो क्या होता है, दैट इज R ग्रुप। अब इस R की वजह से ये स्ट्रक्चर क्या होता है, वेरिएबल होता है। अगर ये R हाइड्रोजन हो तो ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड बन जाता है ग्लाइसिन, और अगर ये R जो है इसकी जगह पे आ जाए CH3 तो ये कुछ उससे कॉम्प्लेक्स एलानिन बन जाता है, और इसी तरह से स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब अगर R हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन सिंपलेस्ट नॉन अमाइनो एसिड बन जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 42, विच ग्राफ रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। अब यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स जो है वो शो किए गए। अगर आप अल्फा ऑप्शन में देखें तो एंजाइम एक्टिविटी जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट पे जाके फौरन से एक्टिविटी कम हो गई है। इसका मतलब क्या है, डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम जो है वो स्टार्ट हो गई। इसका मतलब अल्फा जो है वो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा। बीटा ऑप्शन में देखिए तो गलती क्या की गई है, इस केस में क्या कहा गया कि स्ट्रेट कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि इनऑर्गेनिक रिएक्शंस के लिए होता है, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए नहीं होता। जबकि चार्ली में देखिए तो वहां पे शो क्या किया गया है कि जो रिएक्शन है वो बढ़ा है और उसके बाद कम नहीं हुआ। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट या कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम के लिए तो ये ग्राफ बनाया जा सकता है, एज सच वो नहीं बनता। और डेल्टा ऑप्शन में एक पर्टिकुलर कंडीशन जो है वो अचीव की गई है कि बढ़ा और उसके बाद कम हो गया। ये ऑप्टिमम पीएच के लिए जो है वो शो किया जा सकता है। हमारी बुक में जो ऑप्टिमम पीएच के लिए पॉइंट शो किया गया वो उसको इससे रिलेटेड है, इसलिए अल्फा जो है वो मोस्ट सुटेबल है फॉर द टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 43, पिक अप द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू सेंट्रल डॉगमा। अल्फा प्रोटीन डीएनए एमआरएनए, बीटा डीएनए प्रोटीन एमआरएनए, चार्ली प्रोटीन एमआरएनए डीएनए एंड डेल्टा डीएनए एमआरएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए की ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनती है। तो डीएनए से प्रोटीन बनाने के इस होल प्रोसेस को नाम किया जाता है सेंट्रल डॉगमा। सो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन इज डेल्टा। Question number 44, as a result of replication, parental DNA would become completely dispersed and that each strand of all daughter molecule would be a mixture of old and new DNA. This is called। अब क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट के अंदर डिस्पर्स का लफ्ज लिखा गया, इससे हम आसानी से पहुंच सकते हैं, दैट इज अबाउट डिस्पर्सिव मॉडल। क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव में डीएनए के जो डुप्लेक्स है वो ओपन होता है, लेकिन मॉलिक्यूल डिस्पर्स नहीं होते, न्यूक्लियोटाइड डिस्पर्स नहीं होते। और कंजर्वेटिव में तो जो डीएनए के मॉलिक्यूल है वो भी ओपन अप या अनवाइंड नहीं होता। तो डिस्पर्स के लफ्ज से हम आसानी से सही ऑप्शन की तरफ पहुंच सकते हैं, डिस्पर्सिव आइडिया। Question number 45, number of tetrads formed in human cell during meiosis is alpha 92, beta 46, charlie 23 and delta 32। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि टेट्राड होता क्या है। एक्चुअली एक जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसके पास दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये एक और इसी तरह से दूसरा, ये एक जो बनेगा जो क्रोमोसोम का पेयर है या होमोलोगस पेयर है, ये एक टेट्राड है। और इस तरह के कितने बनेंगे, 23 पेयर्स। तो इसका मतलब 23 टेट्राड जो है वो मौजूद होंगे जो कि एक मियोसिस के दौरान पर बनेंगे। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 46, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डैश ऑफ मियोसिस, अल्फा प्रोफेज 1, बीटा टीलोफेज 1, चार्ली मेटाफेज 1 एंड डेल्टा एनाफेज 1। तो मियोसिस का प्रोसेस, मियोसिस में प्रोफेज 1 अप्रोक्सीमेटली 90% तक का पार्ट होता है, जिसमें फर्दर सब फेजेस मौजूद हैं, जिसमें जाइगोटीन है, पैकेटीन है, डिप्लोटीन है, डायकिनेसिस है। तो डिफरेंट टाइप के फर्दर प्रोसेसेस हैं जिसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस जो है वो प्रोफेज 1 में पर्टिकुलरली हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अल्फा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेम इन ऑल सेल्स। ये गलत है, ये वेरिएबल नंबर होते हैं। कुछ सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है और कुछ में कम होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट कुछ सेल्स में होता है, कुछ में होता ही नहीं। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल में, पर्टिकुलरली मेसोफिल सेल्स में, या जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के, उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा, बाकियों में नहीं होगा। बीटा क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये भी गलत है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगल नहीं होते, इसलिए इसको भी चूज नहीं कर सकते। चार्ली, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंट। तो ये बात ठीक है, ये सेल के अंदर तो डुप्लीकेट कर सकते हैं बट आउटसाइड द सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, इसलिए इसको हम सेमी रेप्लिकेटिव स्ट्रक्चर का नाम देते हैं या सेमी ऑटोनोमस बॉडी का नाम देते हैं। सो राइट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। डेल्टा में देखिए क्या गलती है, 70s राइबोसोम इज अटैच्ड विद इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये गलत है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इन सिट्रिक एसिड साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम ए कंबाइन विद अल्फा ग्लूकोज, ग्लूकोज में नहीं होता, क्रब साइकिल में तो ये इंटरमीडिएट है ही नहीं। बीटा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तो एंड प्रोडक्ट है इसकी, इसलिए ये भी नहीं होता।
चार्ली रुबिस्को एंजाइम है जिसकी मदद से या जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो हो रहा होता है, और वो केल्विन साइकिल होता है ना कि ये क्रब साइकिल, इसलिए रुबिस्को भी यहां पे नहीं हो सकता। और डेल्टा ऑक्सैलो एसिटेट जी 4 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जब 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिलता है तो उससे बनता है सिट्रेट। तो सिट्रेट की फॉर्मेशन के लिए ऑक्सैलो एसिटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों एज अ सबस्ट्रेट काम करेंगे। Question number 49. Calvin cycle is also called C3 pathway because the first stable compound formed in it is alpha 3 carbon compound, beta ribulose bisphosphate, Charlie 5 carbon compound and delta 6 carbon compound. कैल्विन साइकिल को C3 पाथवे जो फर्स्ट मॉलिक्यूल बनता है 6 कार्बन होता है लेकिन हाईली अनस्टेबल होता है, और फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल जो बनता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग होता है, इसीलिए हम इसको C3 पाथवे का नाम देते हैं। सो 3 कार्बन कंपाउंड दैट विल बी द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50. इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलाई अल्फा एम्फिसिमा, बीटा ट्यूबरकुलोसिस, चार्ली एस्थमा एंड डेल्टा लंग कैंसर। तो ब्रेकडाउन ऑफ एल्वुलाई जो है वो एम्फिसिमा में होता है। एम्फिसिमा का मतलब क्या है, इसमें एल्वुलाई जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और उसकी वजह से जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, और अल्टीमेटली इसके स्ट्रक्चर में हम कहते हैं कि सरफेस एरिया डिक्रीज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है जी, वाटर एंड मिनरल्स मूव डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू सेल ऑफ कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल एंड देन टू सैप इन जाइलम सेल। दिस इज आल्सो नॉन एज। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास कीवर्ड क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। जब भी रूट सेल से जाइलम सैप की तरफ मूवमेंट होती है तो वो 3 पाथवे इस्तेमाल किए जाते हैं। एक हम कहते हैं अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस सेल वॉल्स को इस्तेमाल किया जाए तो उसको हम नाम देते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू प्रोटोप्लास्ट के जरिए मूवमेंट हो तो उसको हम नाम देते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, और अगर वैक्यूल्स को इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट हो तो उसको कहते हैं वैक्यूलर पाथवे। तो हमें सारी स्टेटमेंट में से प्लाज्मोडेस्माटा के कीवर्ड की बुनियाद पर हम चूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिम्प्लास्टिक पाथवे। Question number 52. The low level of surfactant produced by alveolar epithelium causes alpha respiratory distress syndrome, beta emphysema, Charlie bronchitis and delta asthma. तो लो लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट जब प्रोड्यूस होते हैं तो उसकी वजह से एल्वुलाई के क्लैप्स होने का चांस होता है जो कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होती है। ये ऐसे पर्संस में जिनका गेस्टेशन पीरियड 7 मंथ या इससे कम हो तो उनमें ये प्रॉब्लम आने के चांस होते हैं कि उनमें सर्फेक्टेंट नहीं बनता और एल्वुलाई के क्लैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53. Thoracic lymph duct of the lymphatic system opens into alpha superior vena cava, beta subclavian vein, Charlie inferior vena cava and delta renal vein. तो thoracic lymph duct जो है वो lymphatic system में subclavian vein में open up होती है, इसलिए राइट ऑप्शन होगा beta subclavian vein. The mechanism of regulation generally between organism and its environment of solute and the gain and loss of water is termed as. तो अब यहां पे क्वेश्चन में क्या है, द जनरली मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट ऑफ सल्यूट एंड बाय लॉस और गेन ऑफ वाटर, यानी कि रेगुलेशन ऑफ सल्यूट हो किसके जरिए, बाय लॉस और गेन ऑफ वाटर, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन है। होम्योस्टैसिस एक जनरल टर्म है जिसमें ऑस्मोरेगुलेशन भी होती है, एक्सक्रीशन भी होती है और थर्मोरेगुलेशन भी होती है। क्वेश्चन नंबर 55. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू अल्फा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, ऐसा नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। बीटा माइक्रोफिलामेंट्स भी नहीं होते, वो तो प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं। और चार्ली गोल्जी बॉडीज भी इसको नहीं कहा जाता। और डेल्टा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्ट्रक्चर की बेस पर या मॉर्फोलॉजी की बेस पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फर्क क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन होती है, SCR में जनरली नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 56. बीटा सेल्स इन पैंक्रियास secrete अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, चार्ली सेक्रेटिन एंड डेल्टा गैस्ट्रिन। बीटा सेल्स और अल्फा सेल, पैंक्रियास के 2 सेल होते हैं। बीटा सेल से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और अल्फा सेल से ग्लूकागोन प्रोड्यूस होती है, जबकि सेक्रेटिन और गैस्ट्रिन
ये डाइजेस्टिव ट्रैक के हार्मोन्स हैं, जैसा कि स्टमक से प्रोड्यूस होता है गैस्ट्रिन और ड्यूडेनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से सेक्रेटिन की प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 57, oogonia डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म अल्फा सेकेंडरी ओसाइट, बीटा एग्स, चार्ली ओवम एंड डेल्टा प्राइमरी ओसाइट। तो oogonia जो है जिस वक्त माइटोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं और डिफरेंशिएट होते हैं तो उससे बनता है प्राइमरी ओसाइट, और प्राइमरी ओसाइट जो है वो मियोसिस के जरिए डिवाइड करते हैं, मियोसिस 1 से सेकेंडरी ओसाइट और मियोसिस 2 से जो ओवम की फॉर्मेशन जो है वो हो रही होती है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, डेल्टा प्राइमरी oocyte। Question number 58, human skin color is a good example of sex linked inheritance, beta polygenic inheritance, चार्ली X linked inheritance और डेल्टा Y linked inheritance। तो ये जो स्किन कलर है इसके साथ साथ ह्यूमन हाइट है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये सारे कंटिन्यूस वेरिएंट ट्रेट्स हैं और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है जिसमें 3 से ज्यादा जो जीन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो फ्यू टू मैनी जीन्स, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि सनलाइट जो है वो उसका इफेक्ट होता है जिसकी वजह से डार्कनिंग ऑफ द स्किन या लाइटनिंग ऑफ स्किन हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 59, इन विच सिचुएशन जीन्स आर नॉट असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग मियोसिस इन अ क्रोमोसोम अल्फा, व्हेन जीन्स आर लिंक्ड एंड देयर लोसाई आर फार अपार्ट, जब एक दूसरे से दूर हो तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये हो सकता है। When there are too many genes on a chromosome, जब बहुत ज्यादा होंगे तो भी हो सकता है क्रॉसिंग ओवर के जरिए। When some genes have mutated on the chromosome, तो इसकी वजह से भी जो है ये नहीं हो सकता। और डेल्टा, when genes are linked and their loci are close to each other, जब जीन्स लिंक्ड हो एक ही क्रोमोसोम पे और क्लोज हो तो उस वजह से उनका सेपरेशन होने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो जितने ज्यादा जीन्स एक दूसरे से दूर होंगे लोकस में उतना क्रॉसिंग ओवर के चांस बढ़ेंगे और उतना रिकम्बिनेंट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, दैट विल लीड्स टू वेरिएशन। जितना जीन्स एक दूसरे के करीब होंगे उतना उनमें जो वेरिएशन है उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60, लॉकस स्टैंड्स फॉर अल्फा पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बीटा रीजन ऑफ क्रोमोसोम्स, चार्ली पोजीशन ऑफ एन अलील। अब ये राइट ऑप्शन है, लोकस जो है वो पोजीशन ऑफ एन अलील ऑन द क्रोमोसोम को कहा जाता है और पार्टनर ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम दैट इज एक्चुअली कंसीडर्ड एज जीन। तो इसलिए हम पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम की बजाय पोजीशन ऑफ अलील ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा सुटेबल ऑप्शन कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, ट्रांसजेनिक माइस हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्फा प्रोटीन रिच मिल्क, एज सच ऐसा नहीं है, माइस से हम मिल्क प्रोड्यूस नहीं कराते। बीटा अ ग्रोथ हार्मोन, ये राइट ऑप्शन है, ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन जो कि उनके यूरिन से, माइस के जो यूरिन है उसके जरिए हासिल किए जाते थे और उससे आइसोलेट किए जाते थे। चार्ली प्रोटीन रिच मीट, ये भी नहीं किया जाता, ये काओ, गॉट और बफेलो को इस्तेमाल किया जाता है। और डेल्टा एक्स्ट्रा हेयर, ये भी इसके लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। सो बीटा अ ग्रोथ हार्मोन जो है वो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो है वो गोट को इस्तेमाल किया जाता था जिससे बोवाइन ग्रोथ हार्मोन हासिल किया जाता था उससे मिल्क से, और फिर बाद में ये देखा गया कि यूरिन जो है वो प्रेफरेबल व्हीकल है एज कंपेयर टू मिल्क, जिस वजह से ट्रांसजेनिक माइस को इस्तेमाल करना शुरू किया। Question number 62, a woman of blood group A marries a man with blood group B, both are heterozygous, what will be the percentage of offspring having blood group O? इस क्वेश्चन की डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है कि ब्लड ग्रुप जो है वो मेंशन किया गया कि एक ब्लड ग्रुप ए है, मैन का ब्लड ग्रुप है, मैन का ब्लड ग्रुप कहा गया क्या है, दैट इज बी, और वुमेन का ब्लड ग्रुप है ए। दोनों हेट्रोजाइगस हैं तो इस वजह से जीनोटाइप क्या हो जाएगी, हेट्रोजाइगस जब होते हैं तो जीनोटाइप होती है आई बी स्मॉल आई और इधर भी आई ए स्मॉल आई। जब इससे गमीट्स बनेंगे तो हम कहते हैं हेट्रोजाइगस है तो टू काइंड्स ऑफ गमीट्स बनेंगे, आई बी एक होगा और स्मॉल आई दूसरा, और इधर से भी आई ए और स्मॉल आई। अब अगर मैं पुनेट स्क्वायर बनाना चाहूं तो आसानी से इस बात को जो है वो स्पेसिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इस तरफ हम कंसीडर कर ले मेल के गमीट्स और इधर कंसीडर कर ले फीमेल के, तो मेल के गमीट्स क्या थे, आई बी स्मॉल आई और आई ए स्मॉल आई। जब इस तरह से चूज करेंगे तो यहां पे क्या बन सकता है, आई ए आई बी, यानी कि ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी। फिर यहां पे आई ए स्मॉल आई ब्लड ग्रुप हो सकता है ए, इधर हो सकता है आई बी स्मॉल आई ब्लड ग्रुप हो सकता है बी,
और यहाँ पे आके आ सकता है स्मॉल आई। तो इसका मतलब 1/4 जो है वो स्मॉल आई हो सकते हैं, मींस 25% ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग कैन बी ब्लड ग्रुप ओ। ये स्मॉल आई ही ब्लड ग्रुप ओ है ना, ब्लड ग्रुप ओ। तो इसका मतलब वो 25% ए बी होंगे, 25% ए, 25% बी और 25% ही ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 63, पिक अप द करेक्ट फंक्शनल सीक्वेंस ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। अब देखिए सबसे पहले रेप्लिकेशन में क्या होना है, अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग के लिए हेलिकेज आएगा। दूसरे नंबर पे क्या होना है, प्राइमर फॉर्मेशन होनी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्राइमेज। तीसरे नंबर पे वहां पे क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड अटैच होते हैं, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होती है बाय पॉलीमरेज। और चौथे नंबर पे जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स है उनको जोड़ने के लिए आता है लाइगेज। तो यहाँ पे हमें ये 4 सीक्वेंस जो है वो देखने हैं। अल्फा ऑप्शन ही देखिए, हेलिकेज अनवाइंडिंग के लिए पहले नंबर पे आ गया, दूसरे नंबर पे प्राइमेज की वजह से प्राइमर बन गया, करेक्ट सीक्वेंस है। तीसरे नंबर पे डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए जो कि क्या करेगा, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और चौथे नंबर पे लाइगेज जो कि ओकाज़की फ्रेगमेंट्स को जोड़ेगा। सो अल्फा इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। बाकी में भी यही 4 एंजाइम दिए हैं, क्योंकि तरतीब उलट है इसलिए हम इस ऑप्शन को मोस्ट सुटेबल कंसीडर करेंगे। लेकिन बाजुकात क्या किया जाता है, हेलिकेज के बाद एसएसबी लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब एसएसबी जो है वो प्राइमेज से पहले आएगा, जो कि अनवाइंडिंग के प्रोसेस को मेंटेन करना। तो इसलिए आपको बाकी ऑप्शंस भी देख लेनी है कि कहीं उनमें एसएसबी तो मौजूद नहीं है, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन तो नहीं है, जिस वजह से वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाए। तो बाकी ऑप्शन देखें, बीटा, चार्ली और डेल्टा, उनके अंदर एसएच और कोई एंजाइम नहीं दिया गया, इसलिए अल्फा मोस्ट सुटेबल है। क्वेश्चन नंबर 64, DNA fragments of different length can be separated by a process of alpha western blotting, beta northern blotting, चार्ली ऑटोरेडियोग्राफी एंड डेल्टा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो डीएनए फ्रेगमेंट जो है डिफरेंट लेंथ्स के वो सेपरेट किए जा सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बुनियाद पर, मोलेकुलर वेट की बुनियाद पर सेपरेट होते हैं। जबकि वेस्टर्न ब्लॉटिंग और नदरन ब्लॉटिंग जो है वो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है जो मेम्ब्रेन ब्लॉटिंग की जाती है डीएनए एनालिसिस के दौरान, वो प्रोटीन के लिए की जा रही है, डीएनए के लिए या आरएनए के लिए। उस बेस पे वेस्टर्न ब्लॉटिंग, नदरन ब्लॉटिंग या सदरन ब्लॉटिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है उस जेल को मेम्ब्रेन ब्लॉटिंग के बाद रीड करने के लिए, जो कि सीक्वेंस को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ऑटो रेडियोग्राफी कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इट इज द इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू ह्यूमन सेल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर। अल्फा रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी में रेडिएशंस की जाती हैं, जेनेटिक मटेरियल इंसर्ट नहीं किया जाता इसलिए गलत है। बीटा जीन थेरेपी, दैट इज द राइट ऑप्शन, जिसमें हम रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विद नॉर्मल जीन करते हैं, यानी कि इंसर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल किया जाएगा, जीन थेरेपी कहलाएगा। चार्ली कीमोथेरेपी में हम केमिकल्स के जरिए सेल्स को, जो कैंसरस सेल हैं पर्टिकुलरली, उनको टारगेट करते हैं। और डेल्टा इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट होता है टू कॉम्बैट अ पर्टिकुलर डिजीज बाय यूटिलाइजिंग ऑल पॉसिबल मेथड्स, उसको हम नाम देते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करने का प्रोसेस को जीन थेरेपी का नाम दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द प्लाज्मिड PBR322 हैज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स फॉर अल्फा टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, बीटा स्ट्रेप्टोमाइसिन, चार्ली डॉक्सीसाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन एंड डेल्टा एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। तो हमारे बुक में जब हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं, वेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि वेक्टर के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्लाज्मिड के पास होते हैं, PSC101 दैट इज रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन और PBR322 दैट इज रेजिस्टेंट टू एम्पिसिलिन एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 67, cystic fibrosis patients lack a gene that codes for transmembrane carrier of alpha sodium ions, beta calcium ions, charlie chloride ions और delta potassium ions। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस पेशेंट जो है वो जीन कौन सा उनके पास नहीं होता जो कि कोड करते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन कैरियर को, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन जो है वो मूव करना होता है और इसकी वजह से डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस प्लग बनना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ सकती है। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 68, द कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम्स आर अल्फा रिसेप्टर्स, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। अब जो रिसेप्टर और न्यूरॉन्स नहीं होते बल्कि उसकी जगह कंट्रोल सेंटर होता है, इसलिए अल्फा ऑप्शन नहीं है। बीटा में देखिए रिसेप्टर, न्यूरॉन एंड ग्लैंड। अब इफेक्टर्स की फर्दर टाइप दे दी गई है,
इफेक्टर जो है वो ग्लैंड भी हो सकते हैं और मसल भी हो सकते हैं, इसलिए इसको हम चूज नहीं कर रहे। चार्ली ऑप्शन देखिए, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर, ये एक जनरल ऑप्शन है। कंट्रोल सेंटर के अंदर न्यूरॉन्स आएंगे और इफेक्टर्स में ग्लैंड्स और मसल्स आएंगे, इसलिए इस ऑप्शन को ज्यादा बेहतर कंसीडर करेंगे। डेल्टा में देखिए रिसेप्टर की बजाय सेंस ऑर्गन कह दिया गया, तो इसका मतलब हम मोस्ट जनरलाइज्ड ऑप्शन की तरफ जाएंगे जिसमें रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर्स राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। Question number 69. Right kidney in human is slightly lower than left one because of presence of alpha stomach, beta spleen, Charlie adrenal gland and delta liver, या particularly हम कहते हैं lobes of liver। तो जो राइट किडनी है वो स्लाइटली लोअर होती है ड्यू टू द लॉब्स ऑफ द लिवर, तो इसका मतलब राइट ऑप्शन होगा डेल्टा लिवर। Question number 70. The protein that is complex of 3 polypeptide chain is called alpha tropomyosin. Tropomyosin जो है वो polypeptides चेन पर सच नहीं होता, उसमें 2 polypeptide chains होती है। बीटा एक्टिन में जो है वो 2 होती हैं, इसी तरह से मायोसिन में हेड और टेल वो भी 2 polypeptide chains पर मुश्तमिल होता है, और उसके साथ साथ उसमें हेड के पास जो है वो फर्दर चेन्स होती हैं। और डेल्टा ट्रोपोनिन, तो एक्चुअली ग्लोबुलर यूनिट जो है वो 3 ग्लोबुलर यूनिट जो है वो ट्रोपोनिन के पास होते हैं, जो कि एक एक्टिन के साथ अटैच होता है, दूसरा ट्रोपोमायोसिन के साथ अटैच होता है और तीसरा कैल्शियम के साथ बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। Question number 71. In an action potential, the permeability of sodium ions in the neurons increases due to alpha repolarization, beta opening of sodium channel gates, Charlie the action of acetyl cholinesterase enzyme, and delta sodium ion forming an ionic bond। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, permeability of sodium ion in the neuron increases due to opening of sodium channels or gates। देखिए दो चीजें होती है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में सोडियम पोटेशियम पंप यूज कर रहा होता है, और जिस वक्त एक्शन पोटेंशियल आता है तो जो सोडियम गेट्स हैं वो ओपन होते हैं, सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ती है, और जैसे ही परमेबिलिटी बढ़ती है तो डीपोलराइजेशन हो जाती है, और उसके बाद पोटेशियम गेटेड चैनल ओपन होते हैं जो कि उस प्रोसेस को मैनेज करके रीपोलराइजेशन का प्रोसेस कर रही होती है। तो इसलिए हम राइट ऑप्शन क्या कंसीडर करेंगे, द ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल गेट्स। मैं इस प्रोसेस को अगर डायग्राम में शो करूं तो ये एक ग्राफ हमारी बुक में इस तरह से बनाया गया। अब एक्चुअली यहां पे जिस वक्त अर्लियर पार्ट में स्ट्रेट चेन रहती है जो कि अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट पर जो है वो देखी जाती है, ये पोलराइज स्टेट होती है। जैसे ही जो सोडियम चैनल्स है वो ओपन होते हैं तो यहां पे डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली +50 पे जाके +50 मिलीवोल्ट पे जाके क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल अचीव हो जाता है, जिसको हम थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस कहते हैं। और उसके बाद पोटेशियम चैनल जो है वो क्लोज होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली कंडीशन रीपोलराइज होती है और हाइपरपोलराइज हो जाती है, जिसको फिर मैनेज किया जाता है। तो यहां पे सोडियम गेट्स जो है वो ओपन होंगे, यहां पे पोटेशियम गेट ओपन होंगे, जिसकी वजह से ये डीपोलराइजेशन कहलाएगी, और जो दूसरा पार्ट है उसको रीपोलराइजेशन का नाम दिया जाएगा, और इससे लोअर ये पार्ट जो है वो कहलाएगा हाइपर पोलराइजेशन। तो ये वो स्टेप था जो कि तकरीबन 2 to 3 मिलीसेकंड में ये प्रोसेस जो है 2 to 5 मिलीसेकंड में कंप्लीट हो जाता है, जो कि पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज, रीपोलराइज और हाइपर पोलराइज कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 72। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच स्पेसिफाइज एन अमीनो एसिड इज नोन एज अल्फा डीएनए टेम्पलेट। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है उसकी तो ट्रांसक्रिप्शन हो रही होती है, इसलिए उसको नहीं कंसीडर किया जाता। बीटा जीनोम, चार्ली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड डेल्टा जेनेटिक कोड। अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये पॉइंट जो है वो कीवर्ड है, जैसे AUG देखिए, ये एक 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन है which specifies an amino acid that code for a methionine। तो इसका मतलब मेथियोनिन एक अमाइनो एसिड है जो कि इस 3 न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन से कोड हुआ, तो इसलिए इसको नाम क्या दिया जाएगा, जेनेटिक कोड, या इसी को कोडॉन भी कहा जाता है। जबकि जीनोम कहा जाता है ऑल द सेट ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, वो उसका जीनोम कहलाता है। जितने भी कंप्लीट जीन्स है उसका सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसको जीनोम कहा जाएगा। Question number 73. Michelson and Starr transferred few bacteria grown in N15 medium to N14 medium for replication their DNA. What would be the result after 2 rounds of replication? Alpha है 50% hybrid duplex and 50% light duplex.
बीटा 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स एंड 50% हैवी डुप्लेक्स, चार्ली 100% हैवी डुप्लेक्स एंड डेल्टा 100% हाइब्रिड डुप्लेक्स। देखिए मैं इसकी एक डायग्राम जो है उसको शो करूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये स्ट्रक्चर था डीएनए का, इसमें दोनों N15 मीडियम के थे, N15 इसके अंदर जो है वो दोनों स्ट्रैंड थे। अब जिस वक्त फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी, जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड के बाद हम कहते हैं एक स्ट्रैंड यही है, दोनों स्ट्रैंड ओपन अप हो गए और दोनों स्ट्रैंड के साथ एक एक नया स्ट्रैंड बन गया, यानी कि फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद 100% क्या बने हैं, हाइब्रिड। अब जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन कंप्लीट होगा तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए, इसी सूरत में यहां पे भी ये स्ट्रैंड एक ओपन हुआ और ये दूसरा स्ट्रैंड ओपन हुआ। अब इनके साथ N14 वाला ही मीडियम जो है वो यहां पे जैसे N14 था ना, यहां भी N14 जो है वो मैंने इसको रेड शो किया, तो यहां पे एक इसके साथ N14 बनेगा, एक जो है वो N14 का इधर, इसी तरह से यहां पे और यहां पे। अब आप सेकंड राउंड के बाद आसानी से ये पहचान सकते हैं कि 50% लाइट हो गए हैं और 50% हाइब्रिड हो गए हैं। इसका मतलब जो अल्फा ऑप्शन है वो राइट है कि 50% हाइब्रिड डुप्लेक्स है आधे और 50% जो है वो N14 कंटेनिंग है, मतलब लाइट डुप्लेक्स होंगे। तो इसका मतलब अल्फा विल बी द राइट ऑप्शन। हमें दोनों सूरतों में पूछा जा सकता है, फर्स्ट राउंड के बाद भी पूछा जा सकता है 100% हाइब्रिड होंगे और 50-50% हो जाएंगे सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के बाद। क्वेश्चन नंबर 74, द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बीइंग इज फाउंड इन अल्फा वेना केवा, वेना केवा में लोएस्ट ब्लड प्रेशर या 0 अप्रोक्सीमेटली होता है, ये गलत है। बीटा एओर्टा, एओर्टा में मैक्सिमम होगा क्योंकि मैक्सिमम प्रेशर जनरेट होना था ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल से जब ब्लड पहली दफा आया वो एओर्टा में आएगा, एओर्टा में ब्लड प्रेशर होगा मैक्सिमम और फिर एओर्टा से जैसे आर्टरीज में जाएगा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, आर्टरी से आर्ट्रियूल में और कम, कैपिलरीज में और कम, वेन्यूल में और कम, वेना केवा में, वेन में और वेना केवा में। तो जैसे जैसे एओर्टा से वेना केवा की तरफ जा रहा है ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता चला जाएगा, इसलिए राइट ऑप्शन होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 75, पिक अप द वन दैट इज एक्टिव इन्फेक्शन, अल्फा पोलियो, बीटा मम्स, चार्ली रेबिस एंड डेल्टा स्मॉल पॉक्स। तो एक्टिव इन्फेक्शन कहा जाता है रेबिस को, दैट इज ड्यू टू द बाइट ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे डॉग्स और कैट्स की वजह से जो बाइट की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें हाइड्रोफोबिया जो है वो हो जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है एक्टिव इन्फेक्शन। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 76, इन प्लांट्स विच शुगर इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू सिंक, सोर्स क्या है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है और सिंक क्या है जहां पे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को स्टोर किया जाएगा, थ्रू सीव ट्यूब्स। तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट है वो कौन सी होती है जो कि सीव ट्यूब के जरिए ट्रांसपोर्ट होती है, तो दैट इज एक्चुअली सुक्रोज। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाउ वी कैन कंफर्म, तो इसके लिए एफिड का, जब एफिड जो है वो सक करता है फ्लोएम सैप को, तो उससे जो उसकी कंपोजिशन जो कि जिसको हमने हनी ड्यू का नाम दिया था या ड्यू ड्रॉप का, हनी ड्यू ड्रॉप का नाम दिया था, जो कि एफिड के सक करने की वजह से जो उससे रिलीज हो रहा था, उस ड्रॉप की जब कंपोजिशन देखी तो उसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द जो शुगर थी दैट वाज सुक्रोज। तो हम ये राइट ऑप्शन कह सकते हैं बीटा सुक्रोज। Question number 77, according to the theory of natural selection, organisms produce alpha more offspring than supported, beta less offspring than supported, Charlie offspring according to resources available and delta offspring to create resource। तो यहां पे जब डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी तो उसमें उसने डिफरेंट पॉइंट कहे थे। एक जो पहला पॉइंट था उसका, उसमें उसने कहा था कि रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है उसको इंक्रीज किया जाए, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो, लार्ज अमाउंट ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, ताकि सिलेक्शन ऑफ द फिटेस्ट हो, जो बेहतरीन इंडिविजुअल है वो सिलेक्ट हो और बाकी जो है वो खत्म हो जाए, जिसकी वजह से जो नेचर है उसको सिलेक्ट करने का चांस मिले। तो जितने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग ज्यादा होंगे वेरिएशन उतनी ज्यादा होगी और वन ऑफ द बेस्ट जो है उसको चूज किया जा सकेगा बाय द नेचर। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 78, origin of species by natural selection included all of the following except alpha descent with modification, beta struggle for existence and Charlie survival of the fittest and delta mutation। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पहले तीनों पॉइंट पे बेस कर रही है
डिसेंट विद मॉडिफिकेशन भी थी जिसकी वजह से वेरिएशन आती है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये भी है, जो इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्टेंस के लिए स्ट्रगल करता है वो उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, एनवायरनमेंट उसके लिए फेवरेबल हो जाती है, और चार्ली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो वन ऑफ द बेस्ट है वो सर्वाइव करेगा और उसकी वजह से एनवायरनमेंट के फेवरेबल होने के चांसेस हैं, जबकि म्यूटेशन जो है वो नेचुरल सिलेक्शन को सपोर्ट नहीं करती। सो राइट ऑप्शन इज डेल्टा, हमने एक्सेप्शनल केस चूज करना है, जो नहीं करता वो चूज करना है। सो म्यूटेशन डज नॉट सपोर्ट द origin of species by natural selection. Question number 79. Anther culture is a direct way to produce plants that express dominant alleles, beta all alleles, Charlie recessive alleles and delta foreign alleles. तो रिसेसिव एलील्स को एक्चुअली जो एंथर कल्चर है वो हैप्लॉइड होता है और उसकी वजह से जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा वो हैप्लॉइड होगा, और उसकी वजह से जब हम डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करते हैं बाय यूजिंग पर्टिकुलर केमिकल कॉल किसीन, तो उसकी वजह से कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है वो होमोजाइगस होगा, दैट इज फॉर रिसेसिव एलील्स। सो राइट ऑप्शन विल बी चार्ली। तो इसलिए हम कहते हैं 79 में राइट ऑप्शन होगा चार्ली रिसेसिव एलील्स। क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ पेन? अल्फा ऑप्शन है मैकेनोरिसेप्टर, बीटा थर्मोरिसेप्टर, चार्ली कीमोरिसेप्टर एंड डेल्टा नोसिसेप्टर। तो डिफरेंट टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें नोसिसेप्टर जो है वो सेंसेशन ऑफ पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जबकि मैकेनोरिसेप्टर जो है वो टच से रिलेटेड है, कीमोरिसेप्टर केमिकल से रिलेटेड है और थर्मोरिसेप्टर टेम्परेचर रिलेटेड स्ट्रक्चर को जो है वो मैनेज करते हैं। तो डिफरेंट काइंड के रिसेप्टर हमारी बॉडी में, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफरेंट है और उसके साथ साथ इनकी जो अबंडेंस है वो भी एक रिसेप्टर दूसरे से वेरिएबल हो सकता है। यहां तक आज के टेस्ट की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।